हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक कर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। माय नेम इज मुस्कान एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे यूनिट नंबर सेकंड, जो इसका बी पार्ट है, ख पार्ट है, हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल के बारे में। लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि उसके तीनों कालों के बारे में, जो यूनिट नंबर सेकंड के ए पार्ट में तीन कालों के बारे में हमने समझा था, उसके जो परिचय है उसके बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे, इसमें 2 ही चैप्टर आ रहे हैं, उसमें 3 चैप्टर थे, इसमें 2 ही चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर के अंदर आधुनिक युगीन काव्य धाराओं के समान परिचय को देखेंगे और गद्य विधाओं के समान परिचय को देखेंगे। ठीक है, कोई भी अगर इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल सके। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप ड्यू, सोल, एनसीवैब रेगुलर किसी भी यूनिवर्सिटी से आप स्टडी कर रहे हैं, आपके पास ये सब्जेक्ट है, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम ये 2 चैप्टर्स को कवर करेंगे हमारे यूनिट नंबर सेकंड के बी पार्ट के अंदर। तो इन दोनों ही चैप्टर को हम आज इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। हमारा यूनिट सेकंड का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम है आधुनिक युगीन काव्यधारा। इसके समान परिचय को हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी प्रस्तावना देखेंगे कि जो आधुनिक युग है वो हिंदी साहित्य का नवीनतम काल माना जाता है। जैसे आधुनिक काल था, उसका प्रारंभिक काल माना जाता था, ऐसे ही आधुनिक युग है। तो इसकी जो शुरुआत है वो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, मतलब उसी के टाइम में स्टार्ट हुई थी। 1857 के बाद मानी जाती है। तो इस काल के अंदर राष्ट्रीय चेतनाओं के बारे में, सामाजिक सुधार के बारे में, स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में, आधुनिक शिक्षा के बारे में, पाश्चात्य जो प्रभाव है उसमें साहित्य को एक नया रूप दिया था इन सभी चीजों के माध्यम से। तो कविताएं जो है वो केवल भक्ति या श्रृंगार तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उन कविताओं के अंदर, उन काव्यों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना, यथार्थ, मानवता और व्यक्तित्व की जो धारा है, ये सारी चीजें वो बन गई थी। अब वो भक्ति और श्रृंगार तक सीमित नहीं रही थी, मतलब ये चीजें भी थी उसमें, लेकिन साथ में इन सभी चीजों ने इसको एक नया रूप दे दिया था। ठीक है, आधुनिक काल और उसकी परिस्थितियों के बारे में समझेंगे। जो राजनीतिक परिस्थितियां वो ये थी कि 1857 की जो क्रांति है उसके बाद भारत के अंदर जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो तेजी से होने लगा था, जिसके अंदर अंग्रेजी जो हुकूमत है उसके खिलाफ साहित्यकारों ने कलम को एक हथियार बनाया था। उन्होंने अपने काव्य के थ्रू लोगों को जागरूक किया था। साहित्य में स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता और जागृति के स्वर उसके अंदर गूंजने लगे थे। और धार्मिक स्थितियां उस टाइम में ये थी कि समाज के अंदर धार्मिक जो कुरीतियां थी, जैसे अंधविश्वास, पाखंड, जातिगत भेदभाव, इन सभी चीजों को सुधार करने की इन्होंने, मतलब उन सभी चीजों को खत्म कर, उसका विरोध करने की अपने धार्मिक कृतियों के अंदर उन्होंने ये चीजें मेंशन की थी। तो इस टाइम में, तो इस समय में जो आर्य समाज है, जो ब्रह्म समाज है, जो अलीगढ़ आंदोलन है, इन सभी में सुधार किया गया था और एक नई चेतना, मतलब एक नई चेतना को उन्होंने जागरूक किया गया था। और धार्मिक सुधार के अंदर साहित्य को एक आधुनिक दृष्टि भी दी थी। सामाजिक स्थिति के अंदर समाज में जो अज्ञानता की भावना थी, अशिक्षा थी, छुआछूत थी, स्त्रियों की दयनीय दशा थी, इन सभी चीजों में सुधार करने की कोशिश की थी। ठीक है, तो ये सारी जो कुरीतियां हैं, इन सभी को खत्म करने, इन सभी चीजों का विरोध करने की, अज्ञानता, अशिक्षा, छुआछूत जैसी जो सामाजिक कुरीतियां थी, अंधविश्वास था, इन सभी चीजों को खत्म करने की कोशिश की थी। तो अंग्रेजी जो शिक्षा है, जो सामाजिक आंदोलन है, उन्होंने लोगों को प्रगतिशील भी बनाया था। स्त्रियों की शिक्षा और समानता पे भी जोर दिया गया था, स्त्रियों को भी शिक्षित होने का अधिकार है। साहित्यकारों ने समाज सुधार की अपनी रचनाओं को भी अपना एक विषय बनाया था। ठीक है, तो आधुनिक जो कविता है उसके समान परिचय है कि आधुनिक कविताओं में विषय वस्तु का विस्तार हुआ था और अब कविता केवल भक्ति या श्रृंगार तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि उनके अंदर राष्ट्रीयता, समाज सुधार, मानवता, यथार्थवाद, व्यक्तिगत और भावनाएं और मनोवैज्ञानिक जो अनुभूतियां हैं वो इसके अंदर प्रमुख रही थी। भाषा के अंदर खड़ी बोली हिंदी का ही प्रयोग उनके अंदर प्रमुख था, खड़ी बोली का ही इस्तेमाल किया गया था। अब बात करते हैं भारतेंदु युगीन काव्यधारा के बारे में। इसका समय क्या है? 1868 से 1900 ईस्वी तक। प्रवर्तक इनके थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनकी विशेषताएं ये हैं कि राष्ट्रीय जागरण और सामाजिक सुधार का स्वर, मतलब इन्होंने इस बात के लिए प्रभावित हुए थे कि राष्ट्रीय जागरण इन्होंने किया था, सामाजिक सुधार के लिए भी इन्होंने आवाज उठाई थी, और अंधविश्वास, कुरीतियां और अंग्रेज शासन की इन्होंने आलोचना भी की थी।
तो कविता का उद्देश्य ये था कि समाज और राष्ट्र को मतलब इन्होंने जागरूक किया था। तो इनकी कविताओं में यही उद्देश्य झलकता था। और जो प्रमुख कवि हैं इनके भारतेंदु हरिश्चंद्र है, प्रताप नारायण मिश्र हैं, बालकृष्ण भट्ट जी हैं। द्विवेदी युगीन काव्य धारा में इसका टाइम पीरियड है 1900 से 1918 के बीच में। इनके प्रवर्तक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जिनकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे कि इनकी कविताओं में नीति है, आदर्श है, शिक्षाप्रद विचार इनकी कविताओं के अंदर मौजूद है। भाषा और शैली में शुद्धता और अनुशासन भी इनकी कविताओं के अंदर दिखता है। राष्ट्रीयता और समाज सुधार पर इन्होंने जोर दिया था। इनके जो प्रमुख कवि हैं वो द्विवेदी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी हैं जो भारत भारती इन्होंने लिखी थी, और अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं हरिओद। ठीक है। छायावादी काव्य धारा की बात करें तो इसका टाइम है 1918 से 1937 का, जिसे हिंदी का रोमांटिक युग भी कहा जाता है। इसकी विशेषता है कि आत्मानुभूति, रहस्यवाद और प्रगति सौंदर्य का चित्रण इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। व्यक्तिगत भावना और कल्पना का महत्व आपको इसमें मिलेगा। एंड खड़ी बोली और कविता का पूर्व विषय, मतलब इसके अंदर खड़ी बोली का पूर्ण रूप से परिष्कार किया गया था। प्रमुख जो कविताएं हैं इसमें जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रा नंदन पत्त और महादेवी वर्मा इसके प्रमुख कवि हैं छायावाद युग के। प्रगतिवाद काव्यधारा की बात करें तो ये 1936 से अभी आगे का टाइम है। ये प्रगतिवाद काव्यधारा ही है। इसके प्रवर्तक है प्रगतिशील लेखक संघ। इनकी विशेषताएं हैं, कविता का जो उद्देश्य है वो समाज की सच्चाइयों के बारे में, शोषण के बारे में दिखाया गया है। इसमें वर्ग संघर्ष है, साम्यवाद है, यथार्थवाद के बारे में बताया गया है। किसानों के बारे में, मजदूरों के बारे में और गरीबों की पीड़ा के बारे में भी बताया गया है। इसके जो प्रमुख कवि हैं वो नागार्जुन है, त्रिलोचन है, केदारनाथ है और अग्रवाल रामधारी सिंह दिनकर जी भी हैं। ठीक है। प्रयोगवादी काव्यधाराओं के अंदर जिस समय 1947 से आगे का टाइम है, और इसकी विशेषताएं हैं कि जो नई भाषा है वो नए प्रतीक हैं, आधुनिक मनोविज्ञान का भी यूज किया गया है और व्यक्तिगत जो मनोभाव है और अस्तित्व है उसकी तलाश भी की गई है। परंपरा से हटकर इन्होंने नवीनता की खोज की थी, जिसके प्रमुख कवि हैं अज्ञेय, शमशेर बहादुर सिंह और धर्मवीर भारती। और इनकी जो नई कविता के बारे में हम बात करें, इस समय 1950 के बाद का माना जाता है। और इसकी विशेषता है कि व्यक्ति की जो व्यथा है, अकेलापन है और अस्तित्व की समस्या इसके अंदर बताई गई है। आधुनिक जीवन की जटिलताओं के बारे में बताया गया है और भाषा का जो मुक्त और सहज प्रयोग इसके अंदर किया गया है। इनके कवि हैं अज्ञेय, धर्मवीर भारती, रघुवीर साय, केदारनाथ सिंह इसके प्रमुख कवि माने जाते हैं नई कविता के। निष्कर्ष है कि आधुनिक काल ने हिंदी कविता को एक नया आयाम दिया, जिसमें राष्ट्रीयता से निकलकर व्यक्तिगत अस्तित्व तक सभी का चित्रण करके दिखाया गया। ठीक है। भारतेंदु से लेकर जो नई कविता को हिंदी साहित्य उन्होंने आधुनिक चेतना, यथार्थ और नवीन प्रयोग है, इन सभी को अपनाया था। ये काल जो है साहित्य को सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना देने वाला युग भी माना जाता है। ठीक है। तो भारतेंदु युग से लेकर जो नई कविता, इन सारे युगों के बारे में आपको समझा दिया गया है। सब में अलग अलग चीजों में सुधार किया गया था, तो इन सभी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हो सकता है कि इन कालों के ऊपर आपके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सके, इन कालों के बारे में बताइए। भारतेंदु से लेकर जितने भी हैं नई कविता, आपको उन सभी कालों के बारे में डिफाइन करना है। ठीक है। क्या क्या परिवर्तन आए, क्योंकि जो उन्हें जैसे जैसे युग बदलते गए तो उन सभी युगों में काफी सारे परिवर्तन भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर ये हमने कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर हमारा सेकंड है इसी का, गद्य विधाएं और समान परिचय। तो गद्य विधा और समान परिचय के बारे में समझेंगे, जिसके अंदर हिंदी साहित्यों में गद्यों का वास्तविक विकास आधुनिक काल के अंदर देखा गया है। कविता के साथ साथ उसके अंदर उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक जैसी चीजों और विधाओं का भी विकास हुआ है। गद्य साहित्य ने समाज, राजनीति, संस्कृति या यथार्थ को अधिक स्पष्ट और सीधा रूप भी दिया है। उपन्यास का विकास, तो हिंदी उपन्यास जो साहित्य का आधार है और सामाजिक जीवन के यथार्थ के बारे में भी हिंदी उपन्यास के अंदर ही बताया गया है। भारतेंदु युग के बारे में समझेंगे तो उपन्यास लेखन की शुरुआत इसी युग में हुई थी और इस दौर के जो उपन्यास है उसमें सामाजिक सुधार, शिक्षा पर ज्यादा बल दिया गया था। उदाहरण के तौर पे ललिता ताजी, भाग्यवती, श्रीधर पाठक और मोहिनी, जयशंकर प्रसाद, ये सारे इनके उदाहरण है भारतेंदु युग के। द्विवेदी युग के अंदर, तो इस टाइम के अंदर उपन्यास में नीति, आदर्श, समाज और सुधार की प्रवृत्तियां बढ़ने लगी थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने उपन्यास को एक नई दिशा दी थी। उदाहरण पर सुदर्शन चित्र, लज्जाराम मेहता,
सेवा सदन, प्रेमचंद, आरंभिक रचनाएं। ठीक है, तो इन लोगों ने लिखी थी। ये हमारा कौन सा था? द्विवेदी युग। अब हमारा प्रेमचंद युग। तो प्रेमचंद को हिंदी उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। उन्होंने उपन्यास को वास्तविक एक पहचान दी थी, जिसमें उन्होंने किसान के जीवन के बारे में, गरीबी के बारे में, अन्याय के बारे में, शोषण के बारे में, सामाजिक कुरीतियों के बारे में लिखा था अपने उपन्यासों के अंदर। और इनके प्रमुख उपन्यास हैं सेवा सदन, गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि। ये सारे इनके प्रमुख प्रसिद्ध उपन्यास हैं। प्रेमचंदोत्तर युग के में तो इस टाइम में जो उपन्यासकार हैं उन्होंने विविध विषय उठाए थे। लाइक स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बताया था अपने उपन्यास के अंदर। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। हमने अंग्रेजों से कैसे अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाइयाँ लड़ी थी, उस चीजों के बारे में बताया है। विभाजन की त्रासदी के बारे में बताया है। आधुनिक जीवन की समस्याओं के बारे में। प्रमुख जो इनके उपन्यासकार हैं वो इलाचंद्र जोशी हैं, अज्ञे हैं, यशपाल है, अमृतलाल नागर है, रेणु है, मेला आंचल। ठीक है, अब कहानी का, ये तो हमने बात की थी उपन्यास के बारे में। अब कहानी के विकास के बारे में समझेंगे। इसमें जो प्रारंभिक युग है, कहानी विधा का प्रारंभ भारतेंदु युग से ही माना जाता है। तो इस टाइम की जो कहानी है ना, वो छोटी और नैतिक शिक्षा देने वाली हुआ करती थी। उदाहरण के तौर पर जैसे भारतेंदु की कहानियां। प्रेमचंद प्रसाद युग के अंदर तो प्रेमचंद ने हिंदी कहानियों को भी प्रमुखता दी थी। उन्होंने समाज की यथार्थ समस्याओं और आम आदमी की पीड़ा को ही कहानियों के अंदर प्रस्तुत किया था। प्रमुख कहानियां इनकी पूस की रात, ईदगाह, कफन। प्रेमचंदोत्तर युग के अंदर इस समय में कहानियों में विविधता आई थी, अस्तित्ववाद आया था, मनोविश्लेषण, ग्रामीण जीवन, शहरी जीवन, राजनीति, इन सभी विषयों पर भी कहानियां लिखी गई थी। इसके प्रमुख कहानीकार हैं यशपाल, फिर ईश्वर नाथ रेणु, अज्ञेय, राजेंद्र प्रसाद यादव और निर्मल वर्मा। हिंदी निबंध का विकास। तो इसमें हिंदी निबंध के अंदर बताया गया है, हिंदी निबंध का जो प्रारंभ है ना, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र और बालकृष्ण भट्ट द्वारा ही इनसे ही हुआ था। द्विवेदी युग में इन्होंने निबंध साहित्य को मजबूती से आधार बनाया था और आचार्य द्विवेदी जी ने वैज्ञानिक, ऐतिहासिक और सामाजिक विषयों पर भी निबंध लिखे गए थे। और आधुनिक काल के अंदर निबंध की जो दो धाराएं उसके बारे में बताया, जैसे गंभीर आलोचनात्मक निबंध और ललित निबंध। आलोचनात्मक निबंध के अंदर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, रामचंद्र शुक्ल जी हैं, और ललित निबंध के अंदर बाबू गुलाब राय, विद्या निवासी मिश्र जी हैं। ठीक है, हिंदी नाटक के उद्भव विकास में प्राचीन जो हिंदी नाटक है, प्राचीन हिंदी नाटक के बारे में बताया गया। इसमें संस्कृत नाटकों की परंपरा है वो इसमें प्रभावित होती है, और विषय पौराणिक, पुराने टाइम की और धार्मिक रही है इसके अंदर। आधुनिक हिंदी नाटक के अंदर भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी नाटक का जनक भी कहा जाता है, जिसके अंदर नाटक जो सामाजिक और ऐतिहासिक विषयों पर ही आधारित हुआ करते थे। भारतेंदु युगीन नाटक जो थे उनके विषय क्या थे कि सामाजिक सुधार और राष्ट्र प्रेम के ऊपर ही बनाए जाते थे। और नाटक की भरत दशा और अंधेर नगरी, ये भारतेंदु है। द्विवेदी युगीन नाटक में तो इस टाइम के जो नाटक है उसमें गंभीरता, अनुशासन आया था। इसके प्रतिज्ञा जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। और प्रसाद युगीन नाटकों के अंदर जयशंकर प्रसाद ने नाटक को उच्च कोटि का साहित्यिक रूप दिया था। प्रमुख जो नाटक है ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, इस नाम से इनके नाटक हुआ करते थे। प्रसादोत्तर नाटकों के अंदर तो इस समय में जो नाटक है वो सामाजिक जीवन के बारे में, उसके विभाजन की त्रासदी के बारे में और आधुनिक समस्याओं से जुड़े हुआ करते थे। लाइक लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश, आधे अधूरे, ये सारे इनके नाटक थे। हमने उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक, इन सभी चीजों के उनके विकास के बारे में हमने समझ लिया है अलग अलग युगों के माध्यम से। ठीक है, इसका निष्कर्ष देख लेते हैं कि जो गद्य विधा है उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को व्यापक रूप से स्वरूप दिया है। उपन्यास ने समाज को यथार्थ चित्रण दिया और कहानी ने व्यक्ति की पीड़ा को सामने रखा है। निबंध ने चिंतन और आलोचना की परंपरा को दिया है और नाटक ने समाज और जीवन की समस्याओं को रंगमंच तक उसको उतारा है। ठीक है, पहले आपने उपन्यास के माध्यम से, फिर आप कहानी पर आए और फिर नाटक के थ्रू आए, नाटक आप वो मंच तक लेकर गए। तो काफी इनसे इसके अंदर काफी ज्यादा इनकी समस्या है उस रंगमंच पर उतारा है, तो लोगों को प्रस्तुत किया इन सभी चीजों के माध्यम से, मंच के माध्यम से। तो इसी प्रकार गद्य जो विधाएं हैं वो आधुनिक हिंदी साहित्य की रीढ़ साबित हुई है। ठीक है, तो ये हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। यूनिट नंबर 2 का पार्ट नंबर बी हमने कंप्लीट कर लिया। चैप्टर नंबर 1 और 2 दोनों को ही हमने कवर कर लिया है। ठीक है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। इस यूनिट नंबर 3 को हम डिस्कस करेंगे। किसी ने अगर चैनल को इसको सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल सके।
डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।